Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 29 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर हेडलाइन है केरला अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन। तो केरल ने दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लिया। तो जानेंगे ये स्टेटमेंट आया है वहाँ के मिनिस्टर का, और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है केरला ने। तो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन और यहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या फिर आपके जितने भी मिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, सब हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड बात करेंगे यहाँ पे ₹1,00,000 करोड़ अनाउंस्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्री इंफ्रा कोल्ड स्टोरेज, नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अनाउंस किया है, या बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इस बार 1,00,000 करोड़ रुपए की फंडिंग देगा एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में और ये बात कहाँ कही गई है, और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। थर्ड और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट 2019-20। तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर करंट एग्रीकल्चर जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये भी जानेंगे कि इंडियाज़ पोजीशन इन वेरियस इंडिसेस। तो यहाँ पे जितनी भी ग्लोबल इंडिसेस हैं उसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या फिर ग्लोबल फिनडेक्स इंडेक्स हो या फिर आपका डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो, सारे जितने भी इंडेक्स होते हैं सबके बारे में यहाँ पर हम रैंक लेके आए। तो इस सेशन को आप जरूर देखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बाकी सेशन देखें वो ठीक है, लेकिन इस सेशन को आप जरूर देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो केरला अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन। तो दूध उत्पादन में भारत के केरल स्टेट ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो केरला के मिनिस्टर हैं जो कि डेयरी डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, के राजू, हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट हैज़ अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन। तो डेयरी डेवलपमेंट के केरला मिनिस्टर के राजू ने यहाँ पर घोषित किया है कि हमारा केरल राज्य आत्मनिर्भर हो चुका है दूध उत्पादन के मामले में। यहाँ पे बात करेंगे तो 2019-20 के दौरान केरला स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको मिल्मा बोलते हैं, प्रोक्योर एन एवरेज 12.5 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे। तो एक दिन में 12.5 लाख लीटर मिल्क यहाँ पे प्रोक्योर किया गया था, और एज पर डे सेल वॉज एट एन एवरेज ऑफ 13.37 लाख लीटर। टू मीट एक्सिस डिमांड वी हैड टू रिलाई ऑन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर मिनिस्टर ने बोला है कि 2019-20 की अगर हम बात करेंगे तो मिल्मा के अकॉर्डिंग जो एवरेज प्रोक्योरमेंट था वो था 12.5 लाख लीटर पर डे, और जो कि आपका जो एवरेज सेल थी वो थी 13.37 लाख लीटर। लेकिन अगर हम अब स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आई है जनवरी 2021 की, तो यहाँ पर मिल्मा ने प्रोक्योर किया है डेली बेसिस पे 14.20 लाख लीटर मिल्क, और यहाँ पर सेल हुआ है केवल 13.25 लाख। तो जो कंजप्शन है वो केवल 13.25 लाख लीटर है, और जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो बोल सकते हो प्रोडक्शन हुआ है, वो 14.20 लाख हुआ है। तो कंजप्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। इसका मतलब है कि केरला सेल्फ सफिशिएंट हो गया है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज ए जनरल आपको पता होना भी चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे तो केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है केरला की। तो केरला स्टेट में
सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला जो जिला है वो वायनाड बन चुका है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट कि सेंटर है सेलेक्टेड एज वन ऑफ द मिल्क फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये पूरे कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट मिल्क फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जो कि सेंटर गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वायनाड के बारे में है, जो कि वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में, जो कि आपको पता होगा एनडीआरआई के नाम से ये फेमस है। एनडीआरआई इज इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डेयरी रिसर्च। तो डेयरी रिसर्च के लिए एनडीआरआई करनाल जो है वो इंडिया का, पूरे भारत का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के करनाल में स्थित है। यहाँ पे बात करेंगे, द फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट लुक टू फैसिलिटेट डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डबल करने के यहाँ पर टारगेट सेट कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रेजेंट में कितना है 53.5 मिलियन मेट्रिक टन, जो बढ़ के कितना करना है 2025 तक 108 मिलियन मेट्रिक टन करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया। ठीक है, ये मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर मैं बात करूँगा इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है लेटेस्ट करेंट का 2019 की अगर हम बात करेंगे, तो 2019 का जो करेंट मिल्क प्रोडक्शन रहा है वो 187 मिलियन मेट्रिक टन रहा है। ठीक है, और अगर हम 2018 की बात करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ 176.3 मिलियन मेट्रिक टन। तो ये आपके 2018 और 2019 का इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ये आपको याद रखना है। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बता देते हैं कि द कंट्रीज पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इज अबाउट 394 ग्राम पर डे। तो भारत की जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो 394 ग्राम पर डे है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क रिसर्च और यहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी और मिल्क पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। आगे चलते हैं, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को शेयर किया करो, ताकि सभी स्टूडेंट को एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग लेटेस्ट और ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बात करेंगे ₹1 लाख करोड़ अनाउंस्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड स्टोरेज, नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अनाउंस किया है कि सेंटर यहाँ पर सेट कर चुकी है 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, जिससे एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और कोल्ड स्टोरेज चेन है उसको भी बेहतर बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है। ये यहाँ पर एक वर्चुअल मीट हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं। तो कहाँ पर ये बात बोली है नरेंद्र सिंह तोमर ने, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन वेडनेसडे इन्फॉर्म दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप ₹1 लाख करोड़ फंड अंडर आत्मनिर्भर पैकेज। तो यहाँ पर जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसके लिए 1 लाख करोड़ का फंड यहाँ पर सेटअप किया है, जिससे क्रॉप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। तो यहाँ पर क्रॉप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए ही इस फंड को अलॉट किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये बात कब बोली गई, तो स्पीकिंग एट द डिस्कशन ऑन अनलॉकिंग इनोवेशंस टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम, ये हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021, जो कि दावोस स्विट्जरलैंड यूरोप में इस बार हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था और यहाँ पर ये स्टेटमेंट नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो इसमें लगभग 117 देश पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार अगर हम बात करेंगे तो ये 21 से 24 जनवरी 2021 तक चला। ठीक है, इसी बीच भारत ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात बोली है, ये आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट इज लेइंग एम्फेसाइज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्टिविटी और क्रॉप प्रोडक्शन की रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी एम्फेसाइज किया गया है और आगे भी किया जाएगा, ये बात उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोली है। और उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू एंश्योर पीपल अडॉप्ट सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम। और यहाँ पर गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिश हैं, एफर्ट हैं कि सभी फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम के थ्रू जोड़ा जाए, सभी को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाए ताकि उनको अपनी मृदा के बारे में ओवरऑल नॉलेज हो सके। यहाँ पर उसके बाद कैसे कितना वाटर यूज़ करना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, कितना पेस्टिसाइड देना है, ये भी यहाँ पर सॉइल हेल्थ रिकमेंडेशन थी जो कि सॉइल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी थी, जिस पर केंद्र सरकार काफ़ी वर्क कर रही है, ये उनका कहना था। यहाँ पर बात करेंगे तो इस बार रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन हुआ है 2020-21 में। जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया है उसके अकॉर्डिंग 144.52 मिलियन टन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 144.52 मिलियन टन प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है खरीफ क्रॉप का, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ सीजन 2021, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है। यहाँ पर गवर्नमेंट में ऑल्सो हाइक एग्री क्रेडिट टारगेट टू अबाउट 19 लाख करोड़ इन बजट। तो इस बार बजट में 19 लाख करोड़ करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है एग्री क्रेडिट को। ये भी आपको याद रखना है, जो कि पिछले साल कितना था, 15 लाख करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट होने वाला है इस बजट में, जो कि 1 फरवरी 2021 को प्रेजेंट किया जाएगा भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और आज का लास्ट जिसमें हम बात करेंगे करंट एग्रीकल्चर जीडीपी, जीवीए एंड इंडियाज पोजीशन इन वेरियस ग्लोबल इंडिसेस, जो कि नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट 2019-20 से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर शेयर ऑफ सब सेक्टर इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के जीवीए की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी दे रखे हैं, एग्रीकल्चर को ग्रीन कलर से मेंशन किया गया है, इंडस्ट्री को ब्लू कलर से, सर्विसेज को येलो कलर से, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको यहाँ पर ये जो लाइन है, जो कि आप यहाँ पे लाइन देख रहे होंगे, इससे डिनोट किया गया। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में 2011-12 से 2019-20 तक का यहाँ पर जीडीपी और जीवीए डेटा दे रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीवीए है 2018-19, या फिर हम 17-18 से स्टार्ट करते हैं तो 14.9% था। ठीक है, 2018-19 में 14.4 हो गया और 2019-20 में 14.7% जीवीए हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ पर आपको 2019-20 तक का लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2019-20 में और सेक्टर की बात करेंगे तो इंडस्ट्री का जो शेयर था 22.4% और यहाँ पे सर्विसेज का था 62.9%। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और बात है जो कि है जीडीपी की। तो जो जीडीपी की बात करते हैं तो ये आपकी जीडीपी की लाइन है, जो कि इस तरह से आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो इसमें बात करेंगे तो 2017-18 में 7.2, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ, 2018-19 में 6.8 और 2019-20 में 4.2, जो कि आपको पता होगा काफ़ी इकोनॉमी डाउन हुई है पिछले एक साल से। और अगर एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ पॉजिटिव रही है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि दो जो आपकी फाइनेंशियल जो बोल सकते हैं 2021 के पहले और दूसरे क्वार्टर की जो बोल सकते हैं जीडीपी रही है वो पॉजिटिव में रही है एग्रीकल्चर की, अगर कंपेयर करेंगे किसी और सेक्टर से। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं जीवीए और जीडीपी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। जीडीपी की लाइन ये है और यहाँ पर जीवीए ये दे रखा है, जो कि आप इजीली देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यहाँ से आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं इस लाइन से, और यहाँ पे आप जीवीए कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जीवीए जीडीपी का डेटा नहीं मिलता है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ आपको डेटा अवेलेबल हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है सेक्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर भी कई सेक्टर को मिला के बना होता है। ठीक है, जैसे बात करेंगे क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एक्वाकल्चर। तो अब हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का जीडीपी है उसमें
जो सब सेक्टर है, चाहे क्रॉप हो, लाइव स्टॉक हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशिंग हो, उसका कितना कितना शेयर है, जिससे ओवरऑल एग्रीकल्चर का जीडीपी कैलकुलेट होता है, तैयार किया जाता है, मेज़र किया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे 2017-18 तक का यहाँ पे डेटा है। सबसे पहले बात करेंगे तो 2017-18 की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉप का शेयर रहता है ओवरऑल एग्रीकल्चर जीडीपी में, वो 57.9% रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटाइल है अगर हम बात करेंगे ओवरऑल में क्रॉप का। सेकंड यहाँ पे आता है लाइव स्टॉक का 28.4% शेयर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री और लॉगिंग की तो 7.1% है, और हम फिशिंग की बात करेंगे तो 6.6% है। तो इस तरीके से ओवरऑल एग्रीकल्चर की जीडीपी तैयार होती है। इन सभी सब सेक्टर को मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर तैयार होता है। अगर हम 16-17 की बात करेंगे तो यहाँ पर 59.1% क्रॉप का शेयर था, 27% यहाँ पे लाइव स्टॉक का था, 7.7 यहाँ पे फिर फॉरेस्ट्री और लॉगिंग का था, और लास्ट यहाँ पे 6.2 फिशिंग और एक्वा कल्चर का था। तो इस तरीके से आपको सब सेक्टर का भी जो बोल सकते हैं कैलकुलेशन है वो आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलें। अब बात करेंगे लास्ट, इंडियाज़ पोजीशन इन वेरियस ग्लोबल इंडिसेस। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। मैं जीवीए और जीडीपी को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं, और इट इज़ अ मेजर ऑफ टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द कंट्री, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली ऐसे ही बोल सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू आउटपुट माइनस ग्रॉस वैल्यू इनपुट। तो जो इनपुट लगा है, ठीक है, इनपुट की कॉस्ट कम होगी, और जो आउटपुट प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी, तो उसको घटा दोगे तो वो जीबीए निकल आएगा, ठीक है। और जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो जीडीपी क्या है ये भी जान लेते हैं। तो जीडीपी आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये मॉनेटरी मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर हम जीबीए की बात कर लेते हैं तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जीबीए इक्वल्स टू जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट पे टैक्स लगते हैं उसको अगर हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे सब्सिडी को प्लस कर देंगे जीडीपी में, तो जीबीए आपका निकल आएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इंडियाज पोजीशन इन वेरियस ग्लोबल इंडिसेस। तो ये आपका इंडिकेटर है, ये रैंक है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, और ये पब्लिश कौन करता है इस रैंक को, रिपोर्ट को, इंडेक्स को, उसकी ये अथॉरिटी है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तो जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक वर्ल्ड में कितनी ही आई थी? तो 112 रैंक, ठीक है, 112वीं रैंक, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। सेकंड बात करेंगे एसडीजी जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 2019। एसडीजी क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बोल सकते हैं गोल। तो एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 2019 की बात करेंगे तो 95 रैंक इंडिया की आई थी। इक्वल मेजर 2030 ने पब्लिश किया है एक रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 129 आई, जो कि यूएनडीपी ने रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें। हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत की रैंक थी 154, लैंसेट ने इसको पब्लिश किया था। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 पाँचवीं रैंक आई है इसमें। अगर हम बात करेंगे तो जर्मन वॉच ने इसको पब्लिश किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक थी 9वीं। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड कैन ने इसको पब्लिश किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 का ये डेटा रिलीज हुआ है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 63। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, इसमें भारत को 63वां स्थान मिला था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 का रिलीज किया गया है। तो भारत की पूरे वर्ल्ड में जो रैंक है वो 102वीं है, जो कि काफ़ी खराब है। वर्ल्ड हंगर लाइफ ने इसको पब्लिश किया था। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2019 की बात करेंगे तो ऑक्सफैम ने जो पब्लिश की रिपोर्ट उसमें 147वां स्थान भारत को मिला है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 की बात करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया था 68वीं रैंक, 68 रैंक भारत को यहाँ पर हासिल हुई है।
और वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 की बात करेंगे तो IMD ने ये रिलीज़ किया है डेटा, जहां पर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने भारत को 44th रैंक 44वीं रैंक दी है। और वर्ल्ड ग्लोबल फिंडेक्स 2017 की बात करेंगे। ग्लोबल फिंडेक्स 2017 में वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब ये होता क्या है थोड़ा जान लेते हैं। तो फिंडेक्स क्या है? हाउ एडल्ट सेव, वरो, मेक पेमेंट एंड मैनेज रिस्क। तो जो भी एडल्ट हैं वो कैसे सेव करते हैं पेमेंट को, कैसे वरो करते हैं और कैसे उन रिस्क को मैनेज करते हैं, उस तरीके से ये फिंडेक्स इंडेक्स बनाया जाता है, जो कि ग्लोबल फिंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत को दूसरी रैंक मिली है 2017 में। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडेक्सेस हमने बात की, जिसमें भारत की पोजीशन क्या है। आपको पोजीशन याद रखनी है, डायरेक्टली ये एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसे आ सकता है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक कौन सी थी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो 102वीं। तो इस तरीके से आपको ये रैंक याद रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस इस्टेब्लिश्ड। तो सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, जिसको कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जाना जाता है। और ये रिकमेंड करती है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है MSP, अप्रूवल देती है। यहाँ पर करेंगे तो इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1 जनवरी 1965 एज द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। तो इसको 1 जनवरी 1965 को एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया, और फाइनली 1985 में इसका नाम चेंज करके CACP कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। बाकी जो कमीशन है वो यहाँ पर सेम है, वर्क भी सेम है, बॉडी भी सेम है, नेम यहाँ पे चेंज हो गया। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। 1985 में CACP कर दिया गया, बाकी 1 जनवरी 1965 को इसका नाम क्या था, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, APC, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज इन एनिमल्स। तो आपको बताना है कि जो पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग जो होता है, उसका कारण क्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप डायरेक्टली आंसर कर देंगे। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।